Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का हम 4th यूनिट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आई जस्ट फील लाइक एक अलग सा कनेक्शन बन गया है मेरा और स्टूडेंट्स के बीच में। तो आपके लिए भी स्ट्रेंज होगा ना कि एकदम से एग्जाम से पहले से वीडियोस आ रही हैं यूनिट वाइज, है ना? कितना इजी हो गया होगा। या जो भी आपके कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप ये भी मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इन विच यू आर इंटरेस्टेड जिसकी वीडियोस पोस्ट हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट इन द सेंस एमकॉम स्पेसिफिक नहीं, ऐसा कौन सा नेक्स्ट डिग्री है जिस ओरिएंटेड हम क्लासेस लेके आ सकते हैं यूनिट वाइज। ठीक है, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल का स्टार्ट करते हैं। सो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। देखो, हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल के हमने फर्स्ट यूनिट में स्टेप्स पढ़े थे कि हम सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, देन प्लानिंग, देन एग्जीक्यूशन, देन मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड लास्ट में हम प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके थे उसमें। तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एंड मैनेज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन जब आप कर रहे हो उसके बाद आप फिनिशिंग के टूवर्ड्स आ रहे हो। इसमें क्या कर रहे हो आप, जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हो, रिस्क को मैनेज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और मॉनिटर कर रहे हो कि जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था जिस ऑब्जेक्टिव्स को लेके, क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली मीट कर पा रहा है या नहीं। तो आप प्रोजेक्ट का प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहे हो और मैनेजमेंट कर रहे हो, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर रहे हो कि क्या सब कुछ जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ है या नहीं हुआ। इतना क्लियर हुआ मीनिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या टॉपिक है? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं यूनिट 4 में ये क्वेश्चन आने के, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से समझ जाओ। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो कि जो आपकी प्रोजेक्ट की टीम है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कैसे मैनेज करो। आपने हमेशा ना जूनियर क्लासेस में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें आप 2 तरह के पढ़ते होगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ये काइंड ऑफ वही चीज है कि आप प्रॉपरली बता रहे हो कि इस बंदे ने ये काम करना है, इस बंदे ने ये काम करना है, इस बंदे ने ये काम करना है, ये बंदा इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा, ये वाला पर्सन इस पर्सन को रिपोर्ट करेगा। सो आपने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर दिए, जिनकी वजह से सबको पता है कि वो किसको अकाउंटेबल है और किस काम के लिए अकाउंटेबल है। सो हाउ डिसीजंस आर मेड एंड हाउ वर्क इज असाइंड, ये आपने प्रॉपर प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आप बता सकते हो कि जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं तो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। एक तो होते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा आप ये 4 हेडिंग्स बना के आओगे। जब भी आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है सबकी आंसर शीट में ये 4 हेडिंग्स मस्ट होनी चाहिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। 4 हेडिंग्स पक्का होनी चाहिए। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, projectized organization, matrix organization, and the last one is composite organization। इतना क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई डाउट? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन और कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन हम नीचे 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो एक बार ओवरव्यू से ले लो पहले। फंक्शनल में क्या करते हो आप, स्पेशलाइज्ड स्किल्स के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बना देते हो, और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें अपने फंक्शनल मैनेजर्स को ही रिपोर्ट करना होता है। प्रोजेक्टाइज्ड में क्या होता है, आप स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन करते हो। सो टीम मेंबर्स आर असाइन टू द प्रोजेक्ट फुल टाइम, तो उन्हें फुल टाइम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ही काम करना होता है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना भी प्रोजेक्ट का सारा काम करना है। और जो मैट्रिक्स वाला है दैट इज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड द प्रोजेक्टाइज्ड स्ट्रक्चर्स। सो टीम मेंबर्स को पार्ट टाइम प्रोजेक्ट देखना है और पार्ट टाइम अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट देखना है। सो उसमें क्या है, मॉडरेट लेवल है। सो फंक्शनल वाले में उन्हें मेन फंक्शनल ही अपना काम देखना है, प्रोजेक्ट का लिमिटेड होता है, वो थोड़ा बहुत तो साथ में करते रहते हैं। प्रोजेक्टाइज में मेन फोकस उनका प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट को फुल टाइम करते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों देखनी है, पार्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट देखना है एंड पार्ट टाइम आपको फंक्शनल डिपार्टमेंट में अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी है। कंपोजिट क्या है, कंपोजिट इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी, प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन का भी एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी। इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है, टीम मेंबर भी मिले जाते हैं, फुल टाइम सब कुछ करना है एंड ऑल्सो आपको डिपार्टमेंट्स का भी काम देखना है। सो सबसे हायर लेवल ऑफ बर्डन होता है कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी ये सब डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कल्चर वगैरह क्या है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सो
प्रोजेक्ट की नीड्स के अकॉर्डिंग या कॉन्स्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। सो अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, आप सबसे पहले प्रोजेक्ट समझा के आओगे, देन ऑर्गेनाइजेशन समझा के आओगे, देन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन समझा के आओगे, देन चारों प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख के आओगे, चारों की डायग्राम्स बना के आओगे एंड सबकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिख के आओगे एंड इन द एंड आप कंक्लूजन लिख के आओगे। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो अभी मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। देखो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मेन उनका जो काम होता है, आपको फंक्शनल हेड्स को रिपोर्ट करना है और प्रोजेक्ट का काम बहुत लिमिटेड होता है, वो आप चलता रहता है। जैसे कोई भी सीईओ है, उसके अंडर बहुत सारे मार्केटिंग वाले हो गए, प्रोडक्शन वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, HRM वाले हो गए, बाकी ये सब अपने अंदर अंदर जो भी इनकी फंक्शनल चीजें हैं वो सब मैनेज कर रहे हैं। ये तो हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन इज प्रोजेक्टाइज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हेड्स तो हैं, हेड वाला काम तो आप देख ही रहे हो पार्ट टाइम, बट पार्ट टाइम आप प्रोजेक्ट वाइज भी वर्क करो। सो आपको मतलब इसमें ही सॉरी प्रोजेक्टाइज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप फुल टाइम क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बेस पे काम कर रहे हो। तो फुल टाइम आप ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट परस्पेक्टिव। सो हमने प्रोजेक्ट ए के लिए अलग स्टाफ दे दिया, प्रोजेक्ट बी के लिए अलग स्टाफ दे दिया। सो प्रोजेक्टाइज में आप फुल टाइम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हो। क्लियर हुआ? उसमें हम फुल टाइम फंक्शनल काम कर रहे थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें हम फुल टाइम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं इन द प्रोजेक्टाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में हमने ऐसे मैट्रिक्स बना दिए कि आप पार्ट टाइम अपनी फंक्शन देखोगे एंड पार्ट टाइम आप अपना प्रोजेक्ट देखोगे। सो इसमें क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एज वेल एज द प्रोजेक्टाइज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फोर्थ वन इज द कंपोजिट वन, जिसमें ये मैट्रिक्स प्रोजेक्टाइज और फंक्शनल तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? अब हम इन तीनों के मैरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। एक बार हल्का सा आइडिया हो जाए, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप पेपर में हेडिंग्स जरूर बनाया, बेशक काइंड ऑफ सिमिलर पॉइंट्स लिख देना, बट इनकी आपको हेडिंग्स बना के आना मस्ट है इन द एग्जामिनेशन। क्लियर हुआ? तो कुछ मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। देखो अब इसको लर्न नहीं करना, सुनते जाना बस। देखो फंक्शनल बेसिस पर काम हो रहा है, तो हर एक बंदे की ऑब्वियसली इनकी फंक्शनल एरिया में क्या होगी, एक्सपर्टीज होगी। सो उनके क्लियर करियर पाथ्स होंगे और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि हर एक का फंक्शनल एरिया में स्पेशलाइजेशन होगा, उसी अकॉर्डिंग वो ग्रो करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल एक्सपर्टीज, नॉलेज शेयरिंग होगी विद इन द डिपार्टमेंट। डीमेरिट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें प्रोजेक्ट ओरिएंटेड इतना काम नहीं हो रहा, तो प्रोजेक्ट पे वो फोकस कम होगा, rather than प्रोजेक्ट गोल्स वो अपने फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ही ध्यान देते रहेंगे। सो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंजिंग होगा। ये तो आप हर एक में डीमेरिट लिख के आ सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है वो चैलेंजिंग होगा। ठीक है, इसमें आप जो ये वाला पॉइंट है डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, ये हर एक में लिख के आ सकते हो। सो ये एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पॉइंट इसमें आएगा तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल टाइम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोकस होगा प्रोजेक्ट पे। सो हायर लेवल अथॉरिटी होगी प्रोजेक्ट मैनेजर की, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, मिलके काम करेंगे। अब डीमेरिट क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्ट होगी, क्योंकि आप बार बार वो रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन कर रहे हो प्रोजेक्ट में लगा के। लिमिटेड फंक्शनल वाली चीजें होंगी, क्योंकि वो फुल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फंक्शंस पे कम ध्यान देंगे। ये सब चीजें आप लिख सकते हो। और करियर की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, क्योंकि वो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स नहीं है। अपनी तरफ से जो भी पॉइंट्स बनाओ, बस ये है कि आपको रिलेट करना आना चाहिए, आप किस क्वेश्चन के साथ उसको रिलेट कर रहे हो। थर्ड हमारा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख के आ सकते हो कि बैलेंस होगा दोनों चीजों का, प्रोजेक्ट का भी और फंक्शनल का भी, क्योंकि वो पार्ट टाइम दोनों चीजें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो मतलब प्रॉपरली टीम को ड्रॉ कर सकते हैं जब भी उनको फंक्शनल अप्रोच चाहिए, प्रॉपर उनका कम्युनिकेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। बट इसमें क्या है, मल्टीपल रोल्स हैं, तो रोल एम्बिग्यूटी होगी, मतलब रोल क्लियरेंस नहीं होएगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, कंफ्लिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन चैलेंज है। देखो मैरिट में हम लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और डीमेरिट में लिख रहे हैं हम कम्युनिकेशन चैलेंज है। तो ये ध्यान रखना पेपर में सेम वर्ड्स नहीं यूज करने जैसे यहाँ पे यूज करे हुए हैं। यहाँ पे इसका वर्ड का सिनोनिम लिख देना बेशक, बट बिल्कुल सेम वर्ड्स। आप ये नहीं कि आप मैरिट में वही लिख रहे हो और डीमेरिट में वही लिख रहे हो, मतलब शायद थोड़ा सेम हो सकता है, बट वर्ड्स रेप्लिकेट करना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद कंफ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कब कौन सा काम करना है, तो काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। लास्ट वन इज कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपोजिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फोकस होता है, जिसमें प्रोजेक्ट वाइज ही रिसोर्सेज होती हैं और एक्सपर्टीज भी होती है फंक्शनल में, और यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है। पर इसकी डीमेरिट क्या है, हाई कॉस्ट और रोल एम्बिग्यूटी, रोल क्लियरेंस नहीं होती, और जिसकी वजह से पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और पावर स्ट्रगल्स हो जाते हैं बिटवीन द फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर्स।
क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। अब तक हमने जो 4th यूनिट पढ़ा है इसमें हम मेन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही पढ़ते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टेल समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन प्रिवेल। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस। क्या है कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस? तो एक बार मैं आपको कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस का ओवरव्यू दे देती हूँ। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो क्या चीजें हैं या क्या स्टेप्स हैं जब हम नेटवर्क बनाते हैं हमें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। उसके बाद नेटवर्क में ना कुछ टर्म्स यूज होती हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन टर्मिनोलॉजीज की कि क्या क्या ऐसी टर्म्स हैं जो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ना टेक्निक्स होते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के। मतलब जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। सो वो टेक्निक्स हम जानेंगे, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें डिटेल में है पर्ट और सीपीएम, तो हम डिटेल में पर्ट और सीपीएम पढ़ेंगे। पर बाकी टेक्निक्स भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पता होनी चाहिए, तो उन टेक्निक्स के हम नाम जान लेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले अभी हमारा टॉपिक है कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। सो वी क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान, जिसमें हम प्रॉपरली डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं कि हम बताते हैं क्या क्या एक्टिविटीज का सीक्वेंस रहेगा और वो कैसे कैसे एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी। सो हम बहुत सारी नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं या बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने घर बनाना है या कोई फैक्ट्री को कमीशनिंग करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो हम प्रॉपर स्टेप्स बना के उसको करते हैं। तो आपका जैसे टॉपिक है कंट्रोल नेटवर्क एनालिसिस, तो इसमें आप समझा सकते हो कि आप नेटवर्क बनाते हो, मतलब एक तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो प्रोजेक्ट का, जिसमें प्रॉपर सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज का और क्लियरली बताया होता है कि उन एक्टिविटीज पे कैसे डिपेंडेंसी है। तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जब हम प्रोजेक्ट का नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार सब्जेक्ट्स इसके जो वो है हेडिंग्स हैं वो समझ लो। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज हैं, मतलब कितने टोटल टास्क हैं, क्या क्या माइलस्टोन है, सब चीजें। उसके बाद तय करोगे कैसे कैसे एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ऐसा कौन सा काम है जो अगला नहीं हो सकता जब तक पिछला स्टेप नहीं होता, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देन यू विल मेक अ नेटवर्क डायग्राम। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में मिली है, उस बेसिस पर आप एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाओगे या फिर नेटवर्क डायग्राम बनाओगे। उसके बाद आपको प्रॉपर पता लग जाएगी कि क्या क्या एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, मतलब हर एक एक्टिविटी को करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या रिसोर्सेज लग रही हैं। देन यू विल फाइंड द क्रिटिकल पाथ। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। किसी लॉन्गेस्ट रूट हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए ये रूट तो क्रिटिकल है कि ये रूट तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ सो दैट द प्रोजेक्ट मैनेजर कैन फोकस रिसोर्सेज एंड अटेंशन ऑन दिस एक्टिविटीज टू अवॉइड द डिलेस, ताकि हमारे प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का कोई भी डिले ना हो। देन वी विल बी कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। तो हमें नेटवर्क डायग्राम समझ आ गया कि हम प्रोजेक्ट की विजुअल डायग्राम बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर हमें सीक्वेंस पता है कैसे कैसे एक्टिविटीज डिपेंडेंट है। तो जब हम नेटवर्क डायग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें आइडेंटिफाई करना है क्या एक्टिविटीज हैं और क्या उनकी डिपेंडेंसी है। उस बेसिस पर हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और उनकी ड्यूरेशन तय करके उस हिसाब से ही अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, ऐसे आलतू फालतू हम रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे। देन वी विल मेक अ क्रिटिकल पाथ विच इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एंड देन वी विल मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। अब कुछ ना टर्म्स यूज होती हैं जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता होंगी तो आप यूज कैसे करोगे। सो एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि प्रोजेक्ट होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटी से मिलकर बनता है। सो एक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क विच मस्ट बी कंप्लीटेड टू अकम्प्लिश अ प्रोजेक्ट। दूसरा है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है कि वो वाली एक्टिविटी जो जरूरी है कंप्लीट होना बिफोर अनदर एक्टिविटी कैन स्टार्ट।
So predecessor is an activity that must be completed before another activity can start. और successor तो आपको फिर पता ही लग गया होगा कि वो तब तक start नहीं होती जो जब तक उसके पिछले वाली activity complete नहीं होती. Activity I hope सबको clear हो गया, predecessor clear हो गया, successor clear हो गया. अब ड्यूरेशन, ये तो बच्चों को भी पता ही होता है ना. ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लगेगा आपको वो काम करने में. क्लियर हुआ. माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है वो सिग्निफिकेंट इवेंट या पॉइंट जिसमें हमें पता लगता है हाँ वाकई में हमने कुछ अचीव किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम टू एंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज शेड्यूल्ड कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो क्रिटिकल पाथ का मतलब है वो लॉन्गेस्ट पाथ जो कंप्लीट होना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता लग सके कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम या शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है. नेटवर्क डायग्राम ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया वो क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोजेक्ट शेड्यूल की जिसमें प्रॉपर हमने सब कुछ बनाया होता है. उसके अलावा फ्लोट और स्लैक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है. क्या? फ्लोट और स्लैक. इसका मतलब है अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड. कितना टाइम एक एक्टिविटी को हम डिले कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट. तो आपको पता है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं तो हम किसी प्रोजेक्ट को कितना डिले कर सकते हैं उस हिसाब से कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पे ना कोई फर्क पड़े. बेशक आप एक्टिविटी डिले कर दो पर जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट है उस पर कोई भी फर्क ना आए. क्लियर हुआ. गैंट चार्ट का मतलब है आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो प्रोजेक्ट शेड्यूल की जिसमें स्टार्ट और एंड डेट दिखा रहे हो और ओवरऑल प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बता रहे हो. ये है हमारा गैंट चार्ट. तो ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जब हम नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये यूज करते हैं. आप ये टर्मिनोलॉजीज अपने आंसर में भी लिख सकते हो जिसकी वजह से आपका आंसर लेंथी हो जाएगा. ठीक है. और रिसोर्स एलोकेशन आपको पता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करो. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं या नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं तो कॉमनली यूज टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. ठीक है. तो ये वाली टेक्निक्स आपको लर्न इतनी नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ पर्ट और सीपीएम है. सो कुछ कॉमनली यूज टेक्निक्स क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इसको आप नेटवर्क एनालिसिस में भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो. सो गैंट चार्ट्स, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, सीपीएम और पर्ट जो हमारे सिलेबस में है. सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट क्या है, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. ठीक है. उसके बाद बाकी टेक्निक्स कौन कौन सी एक बार नाम पढ़ लेते हैं. एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट हमारा आ रहा है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट. उसके अलावा अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, लीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब टेक्निक्स लिखोगे ना, देखो पर्ट और सिलेबस तो पर्ट और सीपीएम तो हमें डिटेल में करना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है. उसके अलावा आई गेस गैंट चार्ट्स भी आपको याद रहेगा. और 4 हमारी मैनेजमेंट से हैं. क्या है? अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लीन मैनेजमेंट. तो हमारे टोटल 7 तो हमें लर्न हो ही गई. एक लास्ट बच जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. तो ये हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स मैं इसलिए लर्न करवा रही हूँ क्योंकि इसको आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हो अपने आंसर को लेंथी बनाने के लिए. तो अभी आ जाते हैं पर्ट और सीपीएम. इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में ये डिटेल में आ जाए. तो आई सजेस्ट कि ये सारे के सारे बच्चों के टिप्स में होना चाहिए पर्ट और सीपीएम. अभी मेरे साथ ही लर्न करते चलना ताकि आपको दोबारा ये कहीं और से पढ़ना ना पड़े. और या तो आप दोबारा वीडियो देख लेना या फिर अभी एक बार में ही अच्छे से लर्न करो. पर्ट और सीपीएम. सबसे पहले पर्ट और सीपीएम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए. पर्ट क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड. सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड. अब पर्ट में देखो ई आ रहा है ना, पर्ट में यहाँ पे देखो ई आ रहा है. तो पर्ट क्या है? इवेंट ओरिएंटेड है. क्या है? इवेंट ओरिएंटेड. तो इवेंट ओरिएंटेड की होने की वजह से जो पर्ट है वो मैनेज करता है अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज को. इवेंट ओरिएंटेड है और मैनेज करता है अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज को. अब पर्ट में टाइम कंट्रोल भी है. तो पर्ट टी भी है ना, यहाँ पे देखो पर्ट का फोकस क्या है? टाइम को कंट्रोल करना. ठीक है. और टी भी है और टी मतलब 3. तो इसमें एस्टिमेट्स कितने होते हैं? 3 एस्टिमेट्स होते हैं. और पर्ट में पी भी है और ये कैसा मॉडल है? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. और कब आया था? 1958 में आया था. जब हमें पर्ट के पॉइंट्स याद होंगे ना, ऑब्वियसली उसके कंट्रास्ट में हम सीपीएम के पॉइंट्स तो याद कर ही लेंगे. सो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है सबसे पहले, ये तो सबको लर्न हो ही गया. और सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड है. अब पी से पर्ट क्या है? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. तो ऑब्वियसली जो सीपीएम है वो कैसा मॉडल होगा? प्रोबेबिलिस्टिक का ऑपोजिट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल.
क्लियर हुआ? ई से मैंने आपको बताया इवेंट ओरिएंटेड है पर्ट, तो सीपीएम क्या हो जाएगा? एक्टिविटी ओरिएंटेड। लर्न हो रहा है साथ में ना? उसके बाद टी में क्या है? टाइम कंट्रोल पर फोकस करता है। सीपीएम सी है यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर फोकस करता है। उसके बाद टी से 3 एस्टिमेट्स बताए और सीपीएम में सिंगल एस्टिमेट ही है। पर्ट 1958 में आया, सीपीएम 1957 में आया। ऑब्वियसली सी पहले आता है ना, बी बाद में आता है, तो ये 1957 में आया, ये 1958 में आया। आई होप आपको ये सारी चीजें लर्न होगी होंगी। और जो पर्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल है और जो सीपीएम है ये प्रिडिक्टेबल है। अभी सारे मुझे पर्ट और सीपीएम का जो वो है डिफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिखोगे ताकि आपको अभी लर्न हो जाए। अभी मैंने पर्ट का बता दिया, अब सीपीएम के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मुझे सबकी तरफ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए या कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि पर्ट क्या है? प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, और सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड है। ठीक है, दोनों हमें हेल्प करते हैं मैनेजर्स को फाइंड आउट करने में कि हमें प्रोजेक्ट्स को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है। तो पर्ट का फोकस टाइम पे है, सीपीएम का फोकस कॉस्ट पे है। पर्ट इज यूज्ड व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड इज अनसर्टेन। जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन करा कि पर्ट यूज होता है जब अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज होती हैं, और सीपीएम तब यूज होता है जब एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमें पता होता है कि कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, पर्ट कैसा मॉडल है? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, और सीपीएम कैसा मॉडल है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। पर्ट में मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स यूज होते हैं और सीपीएम में हम एक ही क्रिटिकल पाथ बनाते हैं। पर्ट इज यूज्ड व्हेन हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर, एंड जब लो डिग्री होती है तब हम सीपीएम यूज करते हैं। अब मैंने एक चीज बताई आपको कि जो पर्ट मेथड है उसमें हम क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड टाइम। क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज है। इतना क्लियर हुआ? सो पर्ट यूजेस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टाइम फॉर्मूला बेस्ड ऑन, हम 3 टाइम्स निकालते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। और ऑन द अदर हैंड जब हम सीपीएम कैलकुलेट करते हैं हम अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट ये सब देखते हैं और टास्क ड्यूरेशन वगैरह सब देखते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपरली स्पेसिफिकली क्लियरली पता होता है कि क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती है इन द केस ऑफ सीपीएम। आई होप आप सबको पर्ट सीपीएम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो या तो बैक करके देख लो या वीडियो को दोबारा प्ले कर लो। ठीक है, वरना इसको एक बार रीड आउट भी आप कर सकते हो। सो पर्ट हम तब यूज करते हैं जब अनसर्टेनिटी एक्टिविटीज होती हैं और लो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी जब होती है, तो उस केस में हम सीपीएम यूज करते हैं। तो ये बार बार वही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन आउट करे हुए हैं। अब थोड़ा सा ना गैंट चार्ट के बारे में भी देख लेते हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में, पूछा जा सकता है। तो टाइम चार्ट क्या होता है एक बार ओवरव्यू से ले लो। टाइम चार्ट मतलब गैंट चार्ट, जिसमें आप प्रॉपरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ऑफ अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, जिसमें आपने क्लियरली बताया है कि क्या क्या टाइम पीरियड के अगेंस्ट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। सो ये हेनरी गैंट ने दिया था 1900 में, तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक वाइडली एक्सेप्टेड टूल है। तो गैंट चार्ट में आप क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल बार्स ड्रॉ करते हो जिसमें ईच टास्क का जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो लिखा होता है, लेंथ ऑफ बार डिस्क्राइब करती है कि क्या ड्यूरेशन है टास्क की। उसके बाद हम टाइमलाइन के अगेंस्ट उनको प्लॉट कर लेते हैं वीक्स में, मंथ्स में, और वर्टिकल एक्सिस में हम बताते हैं वो कब कंप्लीट हुई। सो बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है गैंट चार्ट। तो अब एग्जामिनर ना कई बार चांसेस ये होते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि पर्ट और सीपीएम को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक साइट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको मतलब कोई हाउस बिल्ड करना है, आप एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो पर्ट और सीपीएम की। मैं आपको हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ पर्ट और सीपीएम का। जो आपने डिफरेंस वाले पॉइंट्स पढ़े थे ना उनको ही आप मेंशन आउट करके आओगे इसमें। तो फॉर एग्जांपल आपको एक प्रिपेयर करनी है साइट, उसको 2 हफ्ते लग रहे हैं, उसकी जो फाउंडेशन ले करने में 4 हफ्ते लग रहे हैं, देन उसको हाउस को फ्रेम करने में 6 वीक्स लग रहे हैं, प्लम्बिंग वगैरह में इलेक्ट्रिकल चीजों में 3 वीक्स लग रहे हैं, देन रूफ इंस्टॉल करने में 2 वीक्स लग रहे हैं, पेंट वगैरह करवाने में 3 वीक्स लग रहे हैं, एंड रूफिंग वगैरह करवाने में 4 वीक्स लग रहे हैं, एंड फाइनल इंस्पेक्शन में एंड क्लीनअप में आपको 1 वीक लग रहा है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके ऐसे एक्टिविटीज मेंशन आउट करके आ सकते हो। तो अगर आप पर्ट चार्ट बनाओगे, देखो सबसे पहले प्रिपेयर साइट पहले होगा और ले फाउंडेशन होगा, एंड देन फ्रेम करोगे घर को। ABC टास्क ऐसे ही होगा, देन आप इंस्टॉलेशन एंड प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल वाले लगा दोगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ABCD हुआ। देन आपको पता है कि जो आपका G वाला टास्क है इसको 4 वीक्स लग रहे हैं, जिसमें आप फ्लोरिंग वगैरह करा रहे हो। तो जब आप फ्लोरिंग वगैरह करा रहे हो इसके साथ ही आप इंटीरियर और एक्सटीरियर को पेंट भी करा सकते हो और रूफिंग वाला भी काम करवा सकते हो, क्योंकि जो इंस्टॉलिंग फ्लोर एंड फिनिश कारपेटिंग वाला है इसके साथ साथ बाकी काम हो सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा कि जी, एंड देन आप फाइनल इंस्पेक्शन कर लोगे। तो आपको जो क्रिटिकल पाथ बनेगा ना, इस केस में लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा नेटवर्क डायग्राम से, वो 20 वीक्स बन जाएगा। ठीक है, सो आप पहले A करोगे, B, C, D, G एंड H। ठीक है, उसके बाद आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालोगे, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालोगे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालोगे एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालोगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही एक्टिविटी को कंसीडर करके चल रहे हैं, वैसे आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप कोई और इजी सी एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हो। अर्लीस्ट इसमें स्टार्ट टाइम क्या हुआ, 1 वीक हुआ, एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हुआ, 2 वीक्स हुआ। ठीक है, एक एक्टिविटी हम एक ही बात कर रहे हैं। वैसे ही जो इसमें होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा 20 वीक्स एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा हमारा 19 वीक इस केस में, क्योंकि हम क्रिटिकल पाथ से ही निकालेंगे। ठीक है, हम एच एक्टिविटी की बात करें इस एंड वाले में, तो आप इसमें पर डायग्राम बना लोगे, प्रॉपर एरोस बना लोगे, सारी एक्टिविटीज वगैरह बना लोगे। और सीपीएम में भी आपका यही होगा कि जो आपका चार्ट बनेगा वो 20 वीक्स का बनेगा, और आप ऐसी अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम निकाल लोगे। और इसमें आप सीपीएम में फर्क क्या डालोगे, इसमें आप टोटल फ्लोट भी निकालोगे। फ्लोट मैंने यही बताया था कि आप एक्टिविटीज को डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप सीपीएम चार्ट डायग्राम्स बना लोगे और सब कुछ फ्लोट वगैरह निकाल के, ड्यूरेशन प्रोजेक्ट की निकाल के प्रॉपर डायग्राम बना लोगे। सो आई होप आपको ये सीपीएम और पर्ट मेनली क्लियर हुआ होगा। मेन तो आपने सीपीएम और जब पर्ट करना है तो जो ये मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम ऐड करके डिफरेंस बताया है ना, ये सभी के टिप्स पे होना चाहिए। और अगर किसी के पास बहुत ही इजी एग्जाम्पल होती है पर्ट और सीपीएम की, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ताकि बाकियों को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक्स हमारे दो रह गए हैं, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं जो दोनों भी रह गए। एंड प्लीज जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक करो और छोटा सा कमेंट डाल दो, विच कीप्स मी मोटिवेटेड। ठीक है, अब कॉस्ट ओवररन का मतलब है आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जितनी आपने प्लान करी थी ना उससे भी ज्यादा आपका खर्चा हो गया। टाइम ओवररन मतलब जो आपने तय करा था ना, हम तो वही प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, आपने जो प्लान करा था टाइम, उससे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। सो कॉस्ट ओवररन एंड टाइम ओवररन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं। कॉस्ट ओवररन का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी प्रोजेक्ट करने की वो ज्यादा है, जो आपने प्लान करा था उससे आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है। टाइम ओवररन का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइम को लॉन्गर टाइम पीरियड लग रहा है देन ओरिजिनली प्लान। तो आपका जो प्लान है वो फेल हो गया है, आपको अभी ज्यादा पैसे लग रहे हैं या फिर ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन अगर आ जाता है, आप इसमें ना दो हेडिंग्स बना सकते हो। पहले टाइम ओवररन समझा दोगे, कॉस्ट ओवररन समझा दोगे, देन कॉजेज बताओगे कॉस्ट ओवररन के एंड कॉजेज बताओगे टाइम ओवररन के। उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कि हम कैसे मैनेज करेंगे कॉस्ट ओवररन को और कैसे हम मैनेज करेंगे टाइम ओवररन को। अगर ये आप नहीं भी लर्न करके जाओगे टॉपिक, आप अपने आप एग्जाम में अच्छे से पॉइंट्स बना के आ सकते हो। अब इसमें क्या है, कॉस्ट ओवररन को और टाइम ओवररन को आप कैसे एस्टिमेट करोगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ओवररन की। अब कॉस्ट ओवररन हो गया मतलब जितने आपने प्लान खर्चे करे थे ना, उससे आपको बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, पहले आप इतने बेवकूफ थे, आपने जो एस्टिमेट्स थे वही इनएक्यूरेट कर लिए, आपने एस्टिमेशन ही नहीं सही किया, ऑब्वियसली आपने एस्टिमेशन गलत किया तो जो आंसर आएगा वो भी गलत ही आएगा। दूसरा, एकदम से कोई अचानक ऐसी घटना हो गई जो आपको पता ही नहीं था, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो गई, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर आ गया या कोई फेलियर हो गया, कोई एकदम से पॉलिसी ही चेंज होगी, तो ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, जो वो कंपनी थी ना उनकी मैनेजमेंट है इतनी गंदी थी, इतनी ज्यादा गंदी थी, जिस वजह से ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा आएगा। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन तो हमारे हाथ में नहीं है, वो पूरी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। सो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ेगी, मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ गया, तो ऑब्वियसली कंपनी को प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगी, कॉस्ट ओवररन हो जाएगी। सो इनएक्यूरेट एस्टिमेट, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, मैनेजमेंट गंदी है या फिर इन्फ्लेशन वगैरह। ठीक है, उसके बाद टाइम ओवररन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप था वो बहुत ज्यादा था, आपने जो एस्टिमेट करा था वो कम करा था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट क्या हो गया, डिले हो गया। वही फिर से पुअर प्लानिंग, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, भाई आपकी कम्युनिकेशन इतनी गंदी है, कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा प्रॉपरली, जिस वजह से प्रोजेक्ट में क्या हो रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ द टाइम ओवररन। अब पता तो लग गया ओवररन हो गया, तो अब हम मैनेज कैसे करेंगे उसको, तो मैनेज कैसे कर सकते हैं, एस्टैब्लिश अ बेसलाइन। तो हम बेसलाइन बना सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, प्रॉपर बजट्स, प्रॉपर शेड्यूल्स, प्रॉपर बना सकते हैं सब चीजें। उसके बाद जब जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को बेसलाइन के साथ क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ताकि अगर हमें कभी भी हल्का सा भी डेविएशन हो तभी के तभी सुधार कर लो, ऐसे नहीं कि बाद में कभी जाके सुधारो, साथ साथ में सुधारते चलो, वही टेक अ करेक्टिव एक्शन। उसके बाद प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, प्रॉपर कम्युनिकेशन करो, रेगुलर रिव्यूज करो, तो आप अपने पॉइंट्स जितने मर्जी इस टॉपिक को लेके बना के आ सकते हो।
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट और इस सब्जेक्ट का फाइनली सब्जेक्ट खत्म होने वाला है। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई गेस आप भी बहुत ज्यादा खुश होगे। ठीक है, प्रोजेक्ट फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग का मतलब है आप प्रोजेक्ट को रिव्यू कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो कि वाकई क्या आपका प्रोजेक्ट सक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जितना भी आपने प्लान बनाया था, प्लान बना लिया, अब आप फॉलोअप कर रहे हो ताकि जो भी आपने बनाया है क्या वो कंप्लीशन फेज में आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं। सो फॉलोअप या मॉनिटरिंग क्या है, आप ट्रैक कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को और अगर कोई वेरिएशंस है उनको फाइंड आउट कर रहे हो और करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो। I hope you liked the video and you understood what project planning and control is. अगर आपको स्टिल कोई लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है या कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।